आप सभी जैसा वेस्ट बंगाल के रिजल्ट से परिचित होंगे कि बीजेपी यहां 207 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर बहुमत के जादुई अंक 148 से अधिक अंक लाकर के सत्ता की दावेदारी पेश करने जा रही है। 9 तारीख के दिन शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। 9 तारीख को बीजेपी अपनी तरफ से कौन सीएम होगा यह डिक्लेयर करेगी, लेकिन उससे पहले आज हम लोग 6 तारीख को यह चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कल शाम 5 तारीख यानी 5 मई को ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 100 से अधिक सीटें इस विधानसभा चुनाव के अंदर चुनाव आयोग ने छीनी हैं, लूटी हैं। ऐसे में मैं पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। और तो और उन्होंने एक दिन पहले कहा कि जब मैं अंदर गई, यानी कि जहां काउंटिंग हो रही थी उस क्षेत्र के अंदर गई, तो चुनाव के दौरान मुझसे बदसलूकी हुई, मुझे धक्का मारा गया, मेरे पेट पर और पीठ पर लात मारी गई और महिला होने के बावजूद भी मेरे साथ बदसलूकी हुई, ऐसा ममता बनर्जी के द्वारा आरोप लगाया गया। इन्होंने काउंटिंग सेंटर पर हुई शारीरिक प्रताड़ना का जिक्र पब्लिक के सामने आकर किया। इसका मतलब ममता बनर्जी रिजल्ट आने के बाद से लेकर अब तक सुर्खियों में इसलिए बनी है क्योंकि ये अपने कैडर को इस बात से मोटिवेशन दे रही हैं, संदेश दे रही हैं कि भाई कुछ तो मेरे साथ गलत हुआ है और गलत हुआ है तो हम लास्ट तक लड़ते रहेंगे। ममता बनर्जी का यह वीडियो काफी वायरल है जिसमें वो आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है। ममता बनर्जी ने इस बात को इस तरह से रखा है कि इनको चुनाव आयोग एक प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है। काउंटिंग सेंटर के अंदर इन्होंने कहा कि शुरुआती राउंड के अंदर जब वोटिंग चल रही थी, शुरुआत में एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ। जो 17C नामक फॉर्म है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कब्जे में ले लिया गया, पूरे डेटा को फिर मैनेज किया गया और साथ में बोले सीआरपीएफ और पुलिस ने पूरी तरह से हमारे डेटा को और हमारे रिजल्ट को चोरी कर लिया। और तो और बीजेपी के कार्यकर्ता अब टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। और इन्होंने यह भी कहा कि मुझे बहुत सारे नेताओं का समर्थन मिल रहा है, जिसमें सोनिया गांधी जी, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव जी जैसे नेता शामिल हैं, जिनका इन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है। 4 तारीख को इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हम वापस आएंगे, यानी कि चुनाव परिणाम के रिजल्ट के तुरंत बाद इन्होंने वापस आने की बात कही। आप में से कुछ लोग इस बात से अवगत होंगे कि केरल के अंदर पिनराई विजयन ने चुनाव हारते ही पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे ही स्टालिन ने तमिलनाडु के अंदर चुनाव हारते ही पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन टीएमसी के जो ममता बनर्जी जो हैं, इन्होंने इस्तीफा देने की जगह लिखा वी विल बाउंस बैक, हम वापस आएंगे। और इतना ही नहीं, इन्होंने कल के दिन शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके द्वारा कहा कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, हम जनादेश से नहीं साजिश से हारे हैं, इसलिए इस्तीफा देने में राजभवन नहीं जाऊंगी। चुनाव आयोग असल में विलन है, उसने भाजपा के साथ मिलकर के 100 सीटें लूटी हैं। मैं अब आजाद पंक्षी हूं, मैं कहीं से चुनाव लड़ सकती हूं, सड़कों पर रहूंगी। इस तरह का बयान इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। इनके द्वारा जो बातें बोली गई उनमें सबसे पहली और बड़ी बात यही थी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। दूसरी बड़ी बात थी कि चुनाव आयोग 2 दिन से हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। हमने राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, वाजपेयी इन सब का टाइम देखा है, लेकिन वर्तमान सरकार सबसे खराब है। इनका कहना था कि पहले राउंड की काउंटिंग के बाद ही वे कहने लगे थे कि भाजपा को इतनी सीटें मिल रही हैं, नतीजों का इंतजार नहीं हुआ और बाद में इलेक्शन को रिज कर दिया गया। और खुद ने कहते हुए कहा कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ कदम उठाएंगे, हम 5 सांसदों के साथ मिलकर 10 लोगों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएंगे जो ये तय करेगी, ये ढूंढेगी कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने इस इलेक्शन को बाधित किया है। कई सवाल आपके मन में अब उपजे होंगे कि क्या एक पार्टी जिसका अब कोई सरकार में रोल रहेगा, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि साहब जिसने इस्तीफा नहीं दिया तो अब बंगाल का क्या होगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, क्या टीएमसी यह काम कर सकती है कि वो चुनाव आयोग पर पनिशमेंट लगा सके? ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में बन रहे होंगे। एक एक करके सारी बातों को तलाशते हैं और ये भी तलाशते हैं कि उनके चाहने वाले उनसे क्या रख रहे हैं अपेक्षा, कुछ लोगों का उनको लेकर क्या मत है, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान में इस बात को किस तरह से देखा गया है। अगर कोई व्यक्ति हार गया तो वो अगर पद छोड़ने से इनकार कर दे तो क्या होगा, और अगर ऐसी स्थिति है तो भारत में ये पहली बार स्थिति बन रही है क्या, इससे पहले कभी बनी है? तो देखिए, बहुत सारे सांसदों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, पूर्व मंत्रियों के द्वारा उनका समर्थन किया गया है कि हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कर रही हैं। बीजेपी का कहना है कि यही तो उनकी फासिस्ट नीति है, वो इस बात को छोड़ने से इनकार कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं तो हार ही नहीं सकती थी, मैं अजय हूं, लेकिन इन्हें अब हरा दिया गया है, तो हराने के बाद ये हार स्वीकार नहीं कर पा रही हैं।
तो पहला सवाल, तो साहब एक बात बताइए, जब सीएम मतलब पूर्व सीएम कहूं या सीएम कहूं, एक बड़ा ही पॉइंट अटका हुआ है, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए क्या है ना कि बंगाल की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 7 मई 2026 तक चलेगा, यानी कि कल, आज 6 मई में आप ये सेशन सुन रहे हैं, तो कल 7 मई 2026 तक उनका कार्यकाल चलेगा। तो ऐसे में ये कार्यकाल कैसे डिसाइड होता है? कार्यकाल डिसाइड होता है जब पिछली बार इलेक्शन हुए होंगे, तो उस समय इलेक्शन के दौरान जो पहली बैठक हुई थी ना, मतलब चुनाव होने के बाद टीएमसी की जब सरकार बनी और पहली विधानसभा की बैठक हुई, तब से लेकर के एक 5 साल का पीरियड निकाला जाता है। वो पीरियड 7 मई को पूरा हो रहा है, तो विधानसभा का कार्यकाल कल पूरा हो जाएगा। कल पूरा हो जाएगा, तो इस पर राज्यपाल जो हैं वो खुद, जो RN रवि यहां पर राज्यपाल हैं, वो खुद विधानसभा को भंग कर सकते हैं कि चलो भाई अब हो गई विधानसभा भंग, यहां से आगे अब आपके पास कोई काम नहीं है। अर्थात जो ममता बनर्जी हैं, जो सीएम बने रहना चाहती हैं, उनका संवैधानिक रूप से पद स्वतः ही खत्म हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि खुद ही राज्यपाल उनके सरकार को भंग कर देंगे कल, यानी कि 7 तारीख के दिन, ठीक है। और दूसरा ये ऑप्शन दे सकते हैं कि चलो भंग नहीं कर रहे ममता जी, आप रहिए सरकार में, आप केवल अपनी विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर दीजिए, क्योंकि बहुमत जिसका होता है वही सत्ता सरकार बनाता है, ठीक है। तो ऐसे में बहुमत परीक्षण, जिसको हम फ्लोर टेस्ट के रूप में जानते हैं, वो मौका इनको देने की बात की जा सकती है। या तो राज्यपाल इन्हें बर्खास्त करे या फिर इन्हें कहे कि आप अपना फ्लोर टेस्ट में बता दीजिए कि आपके पास 148 विधायक हैं अथवा नहीं, जो वर्तमान में अभी इनके पास 80 हैं। भारत का संविधान में व्यवस्था क्या है, उपबंध क्या है? तो देखिए, भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 164 जो है वो ये कहता है कि राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन और उसमें राज्यपाल की शक्तियां क्या होंगी। इसमें यह कहा गया है कि हर चुनाव के बाद जो राज्यपाल है वो विधानसभा में जिस दल के पास सदस्यों की संख्या अधिक है उसका आकलन करेगा, और जिसके पास बहुमत है, यानी जिसके पास ज्यादा विधायक हैं, उस पार्टी को सत्ता बनाने का या फिर अपनी सरकार बनाने का निमंत्रण देगा और फिर शपथ ग्रहण होगा। तो जो सरकार बनाने का दावा है, ये आप खुद भी जाकर के राजभवन में राज्यपाल को पेश कर सकते हैं कि सर मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, मैं सरकार बनाना चाहता हूं। या राज्यपाल खुद से देख सकते हैं कि हां भाई ये रिजल्ट आए हैं, इस दल के पास फिलहाल के लिए ज्यादा बहुमत है, चलिए आप आइए और अपनी सरकार बनाइए। ये 2 तरीके होते हैं, ठीक है। अब सवाल यह बनता है कि मान लीजिए कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या विधायक, जो विधायक नहीं है लेकिन उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है, जैसे पिछली बार ममता बनर्जी के साथ आई थी, जब वो चुनाव लड़ी थी तो चुनाव हार गई थी लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। वो कैसे? शपथ लेने का तरीका यह होता है कि आपने अगर शपथ ले ली तो 6 महीने के भीतर भीतर आप चुनाव जीतकर वापस आइए। चुनाव के बिना 6 महीने तक आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं, यह कानूनी उपबंध है। इसको लेकर के अब चर्चा ये कि साहब ऐसी स्थिति में अगर ममता बनर्जी मना कर दें कि मैं बहुमत भी सिद्ध नहीं करूंगी कि मेरे पास है या नहीं, और राज्यपाल मुझे बर्खास्त कर नहीं सकता, मैं तो पद पर बैठी हूं, तो असल में कोई मुख्यमंत्री की छड़ी या झंडा या कोई पेन नहीं होता जिसे पकड़कर कोई बैठा हुआ कि मैं नहीं दूंगा, जब तक नहीं दूंगा तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनोगे। यानी कि ये ओलंपिक की कोई मशाल नहीं है जिसे लेकर दौड़ रहे हो, ये मशाल ट्रांसफर होगी तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। संवैधानिक उपबंध यही कहता है कि प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि विघटित नहीं हो जाती तो उसके प्रथम अधिवेशन से, यानी जिस दिन बैठक हुई है वहां की तारीख से 5 वर्ष तक वो सरकार बनी रहेगी और उसके बाद वो स्वतः विघटित हो जाएगी। यानी कि इस सरकार के विघटन के लिए खुद वो इस्तीफा दें या ना दें, लेकिन वो स्वतः ही विघटित मान ली जाएगी। अब आप कहेंगे कि फिर ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं? तो वो एक प्रकार का संदेश देने के लिए कि मुझे ये रिजल्ट बर्दाश्त नहीं है। अनुच्छेद हमारा 172 कहता है कि हर राज्य की विधानसभा यदि पहले से विघटित नहीं की जाती तो प्रथम अधिवेशन में वो स्वतः ही विघटित मान ली जाती है। मतलब इस बात को लेकर के केवल संविधान नहीं, विशेषज्ञों की भी यह राय है कि यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास है, इसमें कोई भी संवैधानिकता नहीं है कि साहब मैं तो मुख्यमंत्री बना हुआ हूं, मुझे अब आप नहीं हटा सकते। राज्य का मुख्यमंत्री बनता ही राज्यपाल की इच्छा पर है, लेकिन इच्छा ऐसा नहीं कि राज्यपाल ने जिसको मन में आया उसको बना दिया। इच्छा का मतलब है कि आपका बहुमत है, आपको बना दिया, अब आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपना जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो ऐसी स्थिति में जब कोई गठबंधन बनता दिख रहा हो तो हो सकता है कि वो कम नंबर वाले किसी भी विधायक को, किसी भी पार्टी को यह कह दे कि आप अपना बहुमत सिद्ध कर दीजिए। अर्थात राज्यपाल ऐसी स्थिति में जब स्पष्ट जनादेश ना मिले
तब जरूर अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करता है, अन्यथा जिसके पास बहुमत है उसी को ही सरकार बनाने का न्योता देता है। ठीक है, तो फिलहाल की स्थिति अगर बात की जाए तो क्या है ममता बनर्जी के पास? उन्हें कुछ भी नहीं है, उन्हें स्वतः ही अपने पद से हटना होगा, यही संविधान कहता है। और संविधान अगर यह स्थिति रखता है तो इसका मतलब यह उनका केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है, ताकि अपने लोगों को, जो उनके वोटर्स हैं, उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि मैं नहीं हटूंगी, अब चाहे चाहे मुझे सड़क पर रहना पड़े, चाहे जो करना पड़े। ठीक है साहब, अब सवाल बनता है कि साहब ये स्थिति जो आई है कि किसी मुख्यमंत्री ने, उसके खिलाफ ऐसी स्थिति पैदा हुई कि वो चुनाव हार गया और पद से छोड़ने से इनकार कर दिया, क्या ऐसा हुआ है? तो हमारे देश में बहुत से राजनीतिक किस्से हैं जब मुख्यमंत्रियों पर नैतिक रूप से या विधायकों की संख्या के आधार पर या राज्यपाल के कहने पर कई बार ऐसी स्थितियां बनी हैं कि उन्हें पद छोड़ना पड़ा, पद छोड़ने के लिए कहना पड़ा। कब कब ऐसा हुआ, तो मैं आपके सामने हाल ही के कुछ उदाहरणों से ये सारी जानकारी पेश करता हूं। सबसे ताजा उदाहरण हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी का रहा, जब केजरीवाल जी को 2024 में लिकर घोटाले के चलते पद छोड़ने के लिए कहा गया, क्योंकि जब ये जेल जा रहे थे, इन्होंने जेल में ही सीएम बने रहने का निर्णय लिया कि मैं जेल से ही सरकार चला लूंगा। फिर बाद में इन्होंने फिर आतिशी को अपना पदभार सौंपा। कुल मिलाकर के एक ऐसी स्थिति बनी थी कि किसी वर्तमान मुख्यमंत्री जो सत्ता में बैठा है वही जेल से सरकार चलाने के लिए तैयार हो रहा है। हेमंत सोरेन के साथ भी अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो जाने से पहले सत्ता अपने घर को देकर चले गए थे। यह जबरदस्त मामला है एक बिहार का भी, जिसमें जीतन राम मांझी की सरकार का किस्सा जुड़ा बताते हैं। 2014 में असल में जेडीयू लोकसभा चुनाव हार गई थी। उसमें नीतीश कुमार जी ने नैतिक रूप से अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि लोकसभा में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो चलो जी अब हम मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। लोकसभा का विधानसभा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन लोकसभा में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो चलो हम भाई अब नैतिक रूप से मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ रहे हैं, और उन्होंने अपनी जगह जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। थोड़े दिनों बाद में फिर पार्टी कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जी से कहा कि साहब मुख्यमंत्री तो आप ही बनिए, तो उन्होंने मांझी से कहा कि साहब आप हटिए, मुझे मुख्यमंत्री वापस बनना है। मांझी साहब ने मना कर दिया कि मैं नहीं हटूंगा, अब मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। यह स्थिति बहुत गहमा गहमी तक पहुंची, मतलब कि मांझी को बिठाया नीतीश कुमार जी ने, लेकिन वो हटने से जब इनकार कर दिए तो 20 फरवरी 2015 को, क्योंकि इस बीच में नीतीश कुमार जी ने फिर फ्लोर टेस्ट तक कराने की स्थिति पैदा कर दी कि भाई मेरे पक्ष में कौन लोग खड़े हैं, वो आकर के बता देंगे कि बहुमत किसके साथ है। ऐसी स्थिति मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना देने की तब बनी थी। फाइनली जब फ्लोर टेस्ट की स्थिति बनकर आई तब जाके मांझी ने इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। ठीक है साहब, ऐसी स्थिति बनकर आई वर्ष 2007 के अंदर, जब बीजेपी ने जेडीएस के साथ मिलकर के एक समझौता किया कि हम 20-20 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसे में एचडी कुमारस्वामी जो हैं, इनको मतलब ये मामला वहां से जुड़ा हुआ है, तो कुमारस्वामी 20 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर रहे और उन्हें यह पद 20 महीने बाद बीएस येदियुरप्पा को सौंपना था। लेकिन जैसे ही 20 महीने आए उन्होंने पद छोड़ने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो पूरा ही रहूंगा। अब पूरा रहूंगा तो फिर ऐसी स्थिति में जब स्थिति संवैधानिक रूप से बदलती दिखी कि साहब अब हम बहुमत ही नहीं देंगे, पार्टी ने कहा कि हम समर्थन नहीं देंगे, तो फिर यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा था। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी जानकारी है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी ने लोगों को रोक लिया कि साहब वो पद का इस्तीफा देने से इनकार कर दिए हैं। तो खैर ये कर्नाटका का मामला था जो इस तरह से निकल करके आया, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। ऐसी स्थिति बनकर आई यूपी के अंदर जब कल्याण सिंह वर्सेस जगदंबिका पाल का मामला चढ़ा था। यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है। यह ऐसा मामला है जिसमें जगदंबिका पाल ने एक दिन का मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया और उन्होंने अपने पद से हटने से इनकार कर दिया। मतलब स्थिति ऐसी बनी थी कि कल्याण सिंह भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए खड़े, जगदंबिका पाल भी, और राज्यपाल ने जगदंबिका पाल को शपथ दिला दी। और कोर्ट कह रही है कि नहीं ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कल्याण सिंह से कहो कि वो फ्लोर टेस्ट जीते और वो सरकार बनाए। इधर जगदंबिका पाल कह रहे हैं कि मुझे तो राज्यपाल ने शपथ दिला दी, मैं मुख्यमंत्री हूं। तो मुख्यमंत्री को लेकर के 1998 का ये राजनीतिक उठापटक एक बड़े ड्रामों में से एक माना जाता है। फाइनली कल्याण सिंह ने बहुमत सिद्ध किया और वहां पर अपनी सरकार बनाई थी। ये बात उत्तर प्रदेश की है। ऐसा ही मामला निकल करके आया था, नबाम तुकी के साथ जुड़ा हुआ मामला था अरुणाचल प्रदेश से, जब अरुणाचल प्रदेश के मतलब जो नबाम तुकी जो सीएम थे, इनके साथी विधायकों ने इनका साथ देने से इनकार कर दिया कि नहीं साहब हम आपके साथ नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नबाम तुकी को ही माना कि आप सीएम रहोगे, लेकिन इस बीच में इनके साथी विधायक साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम आपको अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद इन्हीं को मुख्यमंत्री कंटिन्यू रखा, लेकिन विधायकों की संख्या सिद्ध ना कर पाने के कारण पेमा खांडू को फिर यहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो सीएम पद ना छोड़ने के किस्से बहुत सारे रहे हैं और उनमें बहुत सारे चर्चित मामलों में एक मामला हरीश रावत का भी है, उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस सरकार का, जिस समय पे कांग्रेस के 9 विधायक बागी हो गए और उन्होंने 2016 में
हरीश रावत सरकार में अपना इंटरेस्ट बंद कर दिया कि साहब हम नहीं मानते सरकार को। ऐसे में हरीश रावत के साथ जो मामला चला, ये बहुत लंबे उठापटक के बाद में प्रेसिडेंट रूल लगा, प्रेसिडेंट रूल फिर हटा, हरीश रावत को फिर से शपथ दिलाई गई। फ्लोर टेस्ट के बाद में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने हरीश रावत से कहा कि आप बहुमत साबित करिए और अपनी सरकार वापस लेकर आइए, और वापस सरकार लेकर आए। मतलब ये एक ऐसी स्थिति बनती है ना, होता क्या है, मतलब इस पूरी गणित को अगर एक लाइन में कहा जाए तो जब स्थिति यह बने कि आपके पास बहुमत है या नहीं, तो यह मामला राज्यपाल के पास पहुंच जाता है। मान लीजिए कि किसी राज्य के अंदर 200 विधायक हैं, वहां पर 100 विधायक से अधिक जिसके पास होंगे उसकी सरकार होगी। लेकिन अगर आपके पास 100 विधायक भी नहीं हैं, आपके कुछ विधायकों ने आपसे कह दिया कि हम आपके साथ नहीं हैं, अपोजिशन ये कह दे कि सर इनसे पूछिए कि इनके पास 100 से अधिक विधायक हैं या नहीं, यानी 101 विधायक हैं या नहीं, अब वो सिद्ध नहीं कर पाए, तो राज्यपाल क्या हो सकता है ना कि उस समय पर उस मुख्यमंत्री से ये कह सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट कराइए कि आपके साथ कितने लोग हैं। अगर आप फ्लोर टेस्ट नहीं करवा पाए, यानी कि आपके पास बहुमत नहीं है, तो आप सत्ता में रहने के अधिकारी नहीं हैं। सत्ता में नहीं रहने के अधिकारी हैं, यह बात राज्यपाल तय करता है कि हां भाई बहुमत नहीं है तो फिर सरकार किस बात की। लेकिन यहां पर कई टेक्निकल प्रश्न उठते हैं, जैसे कुछ विधायक जिन्होंने वोट नहीं दिया, यह कहते हुए क्या उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। अयोग्य घोषित करने से मतलब क्या है, अगर मान लीजिए किसी के पास 101 विधायक हैं, 101 विधायक में से मान लो 10 ने यह कह दिया कि साहब हम नहीं आ रहे वोट देने के लिए, तो फिर बहुमत गिर जाएगा क्या? नहीं, उन 10 विधायकों का नहीं आना प्रेजेंट एंड वोटिंग में फिर बहुमत के रूप में देखा जाएगा, नंबर एक। फिर दूसरा सवाल बना, नहीं आया 10 विधायक, तो फिर विप तय करता है कि उनको लाना तय किया जाए। अगर वो विप का आदेश नहीं मानते तो उनकी विधायकी रद्द करी जाए, फिर विधायकी रद्द करके फिर से चेक कराया जाए। मतलब कुल मिलाकर बात यह है ना कि राज्य विधानसभा के अंदर हो या लोकसभा के अंदर हो, बहुमत का मामला तब बड़ा पेचीदा फंस जाता है जब सरकारें स्पष्ट रूप से अपना जनादेश प्राप्त नहीं करती। तब यह डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन शक्ति राज्यपाल के पास विधानसभा में पहुंच जाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अल्पमत में भी सरकार चल रही होती है, बहुमत नहीं है, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो नीतिगत रूप से आपके साथ नहीं है, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट होगा तो वो आपके साथ खड़ी होंगी। ऐसे में अल्पमत की सरकार भी चलने लगती है। बहुमत के बिना भी सरकार जो सबसे अधिक वो रख करके मतलब सांसद या विधायक रख के चल रहा है, वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब होता है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे मामले हैं हमारे देश में। एक बहुत चर्चित मामला महाराष्ट्र का है, जब उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है शिवसेना, उसी के अंदर विघटन हो गया था, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर के, एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। लेकिन शिवसेना के अंदर ही एकनाथ शिंदे जो धड़ा था वो सेपरेट हो गया और उन्होंने कहा कि हम शिवसेना है। जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई तो उद्धव ठाकरे जी फ्लोर टेस्ट तक ना जाकर पहले ही इस्तीफा दे दिए कि जब हमारी ही टीम में से लोग टूट करके निकल गए तो फिर अब किस बात की बहस करना। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, फिर एक नया मामला निकल कर आया कि नहीं साहब, अब शिवसेना का सिंबल किसके पास रहेगा, पार्टी किसके साथ रहेगी, तो शिवसेना भी फिर एकनाथ शिंदे वाली बना दी गई। फिर दो गुट बने, एक उद्धव ठाकरे गुट बना और फिर मतलब एक शिंदे वाला गुट बना। तो ये बड़े राजनीतिक मुद्दे हैं हमारे देश के अंदर जो बने हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के मामले को कैसे देखा जाए, तो देखो ममता बनर्जी का मामला इनमें से सबसे विचित्र है। चुनाव हार गए, आपके पास बहुमत नहीं है, ना आपके पास स्पष्ट जनादेश है, आप फिर भी पद से इस्तीफा नहीं दे रहे। ये केवल सुर्खियों में बने रहने का कारण हो सकता है, इसके अलावा इनके पास तार्किकता नहीं है, कोई रीजनेबल इनके पास आंसर नहीं है। 7 तारीख को स्वतः ही इनका पद चला जाएगा, चाहे इस्तीफा दें या ना दें, और 9 तारीख को जो भी नई सरकार बनेगी वो अपना बहुमत सिद्ध करेगी। जैसे ही बहुमत सिद्ध करेगी, फ्लोर टेस्ट के माध्यम से राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे और नया मुख्यमंत्री बंगाल को मिल जाएगा। इसका मतलब ममता बनर्जी का एक पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा है, जो कि आने वाले समय में आपको कई दिनों तक देखने को भले ही हो सकता है वहां पर मिल जाए। ठीक है साहब, अब सवाल यह है कि साहब कौन होगा मुख्यमंत्री, तो इसको लेकर के फिलहाल अमित शाह जी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया पश्चिम बंगाल का, वो तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हमने अपने पैनल डिस्कशन में चर्चा तो की थी कुछ नामों की, देखा हो तो आप भी बताइए, कयास लगाइए कि बंगाल में नया मुख्यमंत्री कौन होगा। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से ये कि आप सबके लिए हम तमाम प्रयास करते हैं, लोग जोड़ते हैं, कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, इन सब में कुछ मेहनत लगती है, इन सब के लिए समय दिया जाता है, अपना कीमती समय और आपका कीमती समय मिलकर कुछ प्रोडक्टिव किया जाता है। आपसे छोटी सी गुजारिश ये रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके, जिसका लिंक आपके पास पूरे टाइम चैनल का दिख रहा होता है, उसको क्लिक करके अपना प्यार, अपनी ताकत हम तक पहुंचाएं, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता। ठीक है साहब, ये अपेक्षित रहेगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।